आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक होगा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 3 जो है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने 2 अध्याय कंप्लीट किया है। पहला अध्याय था जीवों में जनन और दूसरा अध्याय है क्या, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आज का हमारा अध्याय होगा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम जानेंगे कि मनुष्यों में जनन प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस प्रकार का जनन मनुष्य में होता है। इसका विस्तार से अध्ययन हमें इस क्लास में करने हैं। अध्याय थोड़ा बड़ा है इसलिए हम इसे पार्ट्स में कर करके पढ़ेंगे, जिसका पहला भाग हम आज प्रारंभ किए हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो जो है क्या, मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मनुष्य में किस तरह का जनन होता है। तो मनुष्य में जो जनन होता है वह है लैंगिक जनन। कौन सा जनन? तो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मनुष्य में जो जनन पाया जाता है वह है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता होती है। एक जीव को नर भाग कहा जाता है और दूसरे को मादा भाग, यानी कि ये है नर और यह है क्या, मादा। और मनुष्य के नर को पुरुष कहते हैं और मादा को क्या कहते हैं, स्त्री कहते हैं। और ये जो कोशिका होती है इनके जनन अंग की वो द्विगुणित होती है यानी कि 2n, क्या 2n। और कोशिका में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में 46। तो स्त्री के भी कोशिका में 46 ही गुणसूत्र होंगे और ये भी क्या होगा, द्विगुणित होगा यानी कि 2n होगा। अब होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जिसके परिणाम स्वरूप जो है क्या, अगुणित युग्मनज बनता है। नर भाग में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नर युग्मक बनेगा, नर युग्मक। और ये क्या होगा, अगुणित होगा। एक ही भाग को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। उसी तरह से मादा भाग में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या बनेगा, मादा युग्मक, मादा युग्मक। और ये भी कैसा होगा, ये भी n होगा यानी कि अगुणित होगा। ये भी क्या होगा, तो अगुणित होगा। नर और मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहा जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। और क्या होगा, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 46 गुणसूत्र थे, यहाँ पे आएंगे कितने, 23 इस कोशिका में। उसी तरह से इसमें 46 थे, यहाँ पे आएंगे कितना, 23 और 23 मिल करके फिर से हो जाएगा क्या, 46। यानी कि युग्मनज फिर से हो जाएगा द्विगुणित। युग्मनज फिर से क्या हो जाएगा, द्विगुणित। और युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण। और भ्रूण के विकास से नई संतान उत्पन्न होती है यानी कि शिशु की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी क्रिया जो है मानव में पाई जाती है। जितने भी लैंगिक जनन वाले जीव हैं उनमें ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। हमें पढ़ना है इस अध्याय में किसका, तो मनुष्य के बारे में यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हमने वहाँ पे बताया था कि लैंगिक जनन को कुछ चरणों में बांट दिया जाता है। लैंगिक जनन को जो है कुछ चरणों में क्या किया जाता है, तो लैंगिक जनन को कुछ चरणों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो 3 चरणों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक क्या है, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। तो देख लेते हैं, पहला क्या होगा, निषेचन पूर्व घटना, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन
इवेंट। और दूसरा होता है निषेचन, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। और तीसरा होता है क्या, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो लैंगिक जनन को 3 चरणों में अध्ययन हम करते हैं। एक क्या, निषेचन पूर्व घटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, तीसरा होगा निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पास्ट पोस्ट नहीं है ये पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो अब हम एक को पढ़ेंगे क्या, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना। बना लेते हैं हेडिंग क्या, निषेचन पूर्व घटना यानी कि निषेचन पूर्व घटना। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम इसमें जानते हैं, बताया गया है कि क्या होता है निषेचन पूर्व घटना में, तो युग्मक जनन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरा क्या, युग्मक का स्थानांतरण होता है, युग्मक जनन, युग्मक जनन। और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण, स्थानांतरण। युग्मक जनन है क्या, तो युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक का स्थानांतरण क्या है, तो युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि नर युग्मक का मादा युग्मक के संयोजन के लिए स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो युग्मक जनन के बारे में जानते हैं, तो नर जनन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण और मादा जनन कोशिका में मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, युग्मक जनन। उसके बाद से युग्मक स्थानांतरण का क्या मतलब, कि युग्मक बन गया और उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण ही क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण, उसी को कहेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक प्रक्रिया में हम क्या जाने, कि वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, युग्मक को गेमिट कहा जाता है, गेमिट। उसके बाद से युग्मक स्थानांतरण में क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और 2 लाइन जान लेते हैं। मनुष्य में नर युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, तो शुक्राणु में। मनुष्य में शुक्राणु में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस, टेस्टिस। उसके बाद से मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो अंड कोशिका में। मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण जो होता है अंड कोशिका में, अंड कोशिका में यानी कि एग सेल में। एग सेल में जो है किसका होता है निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद से मनुष्य के नर युग्मक को क्या कहा जाता है, तो शुक्राणु, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म। उसके बाद से मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो मादा युग्मक को जो है कहा जाता है अंडाणु, अंडाणु यानी कि ओवम, ओवम। तो यहाँ पे हम जाने किसका निर्माण, तो युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण।
आगे हम जानते हैं युग्मक का निर्माण यानी कि गेमीटोजेनेसिस। गेमीटोजेनेसिस। अब हम ये जान लेते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला हमारा हेडिंग होगा क्या? तो शुक्र जनन। अगला हमारा हेडिंग होगा क्या? शुक्र जनन। शुक्र जनन। और इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन यानी कि शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु ही क्या है? मादा नर युग्मक है। मनुष्य का नर युग्मक क्या है? तो शुक्राणु है। और उसका निर्माण क्या होगा? तो उस क्रिया को हम कहेंगे क्या? शुक्र जनन। यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या? शुक्र जनन। इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं क्या? नर जनन तंत्र। नर जनन अंग तंत्र। नर जनन अंग तंत्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं। नर जनन अंग कौन कौन से होते हैं उसके बाद से हम लोग जान लेंगे किसके बारे में? तो शुक्राणु जनन का या अंडाणु जनन का विस्तार से। तो मुख्य रूप से नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरे को कहा जाता है सहायक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। और इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और दूसरा होगा क्या? सहायक लैंगिक अंग। और इसको कहेंगे सहायक को क्या? तो सहायक कह लिया जाए या इसको द्वितीयक कह लिया जाए, बात एक ही है। सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। और इसे जो है इंग्लिश में कहेंगे एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो यहाँ पे हम जाने क्या? नर जनन अंग तंत्र को दो भागों में बांटा गया। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा होगा क्या? सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग यानी कि एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे पहले इस अंगों को याद रखना जरूरी है, तभी जाकर के आगे का जो टॉपिक होगा वो समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे समय ले रहे हैं, थोड़ा स्लो लेकर के चल रहे हैं। तो मनुष्य का प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? तो मनुष्य का जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वह है वृषण यानी कि टेस्टिस। वृषण जो है मनुष्य का क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वृषण में ही क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृषण में। अब जान लेते हैं सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है सहायक नलिकाएं और दूसरा है सहायक ग्रंथि। सहायक नलिकाएं, नलिकाएं और दूसरा होगा सहायक ग्रंथि।
सहायक नलिकाएं एवं सहायक ग्रंथि। सहायक नलिकाओं को बोला जाता है एसेसरी डक्ट्स एंड इसको बोला जाता है सहायक ग्रंथि को एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स, और इसको कहेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। तो जान लेते हैं सबसे पहले सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं। सिस्टम में जानेंगे, क्रम वाइज जानेंगे और इसी क्रम वाइज याद रखने हैं, क्योंकि आगे जो है स्ट्रक्चर में हम इसी क्रम वाइज हम बताएंगे कि कौन सी नलिकाएं या ग्रंथि कहाँ पे होती हैं, उसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले सहायक नलिकाओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली सहायक नलिका जानेंगे क्या, रीड टेस्टिस, रीड टेस्टिस, यानी कि ये हो जाएगा रीड टेस्टिस। उसके बाद से अगला जो होगा शुक्रवाहिका, इसको इंग्लिश में कहा जाता है वासा इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। क्या, तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका इसे कहते हैं क्या, वास इफ्रेंसिया। उसके बाद से तीसरी जो नलिका है सहायक नलिका, वो क्या है, अधिवृषण है, अधिवृषण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिडिडेमिनस। उसके बाद से अगला जो सहायक नलिका है उसका नाम है क्या, शुक्रवाहिनी, यानी कि वास डिफरेंसिया, वास डिफरेंस। क्या है, तो शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी इसको कहते हैं वास डिफरेंस। तो मुख्य रूप से ये हमें यहाँ पे मिल गए कितने, 4 सहायक नालिका। इसको क्रम से याद रखना है, क्रम से याद रखना है। अब हम जान लेते हैं क्या, तो सहायक ग्रंथि के बारे में, यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे आती हैं सबसे पहले शुक्राशय, शुक्राशय सबसे पहले यहाँ पे आता है शुक्राशय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद से दूसरा होगा क्या, प्रोस्टेट, इंग्लिश और हिंदी नाम इसका एक ही है, प्रोस्टेट। और तीसरा होगा क्या, वाल्वोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, वाल्वोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। तो यहाँ पे हम मनुष्य के सभी जनन अंगों के बारे में चर्चा की है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। तो मनुष्य में जो नर जनन अंग तंत्र है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो क्या है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग, यानी कि प्राइमरी सेक्स आर्गन। उसके बाद से दूसरा होगा सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, यानी कि एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स आर्गन। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, जो वृषण होता है, और उसी में नर युग्मक का निर्माण यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद से सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। सहायक नलिकाएं यानी कि एसेसरी डक्ट्स, और दूसरा है सहायक ग्रंथि यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स। सहायक नलिका जो है यानी कि एसेसरी डक्ट्स जो है, इसको जो है ये कई है, इसको हमें जानना है कौन कौन सी नलिकाएं हैं। तो रीड टेस्टिस है, उसके बाद से शुक्रवाहिका यानी कि वास इफ्रेंसिया है, उसके बाद से अधिवृषण है, एपिडेमिनस है, उसके बाद से शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं सहायक ग्रंथि के बारे में, यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो इसमें आता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद से क्या है, तो प्रोस्टेट है, और उसके बाद से वाल्वोयूरेथ्रल काउपर ग्रंथि है।
इन अंगों का नाम हमें याद रखना। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्राथमिक लैंगिक अंग का कौन सा भाग, वृषण यानी कि टेस्टिस, वृषण यानी कि टेस्टिस। देख लेते हैं। वृषण, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, टेस्टिस। इसकी संरचना हम सबसे पहले बना लेते हैं। वृषण यानी कि टेस्टिस, सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे। मनुष्य में 2 वृषण होते हैं। मनुष्य में जो है एक जोड़ी वृषण होता है, और वृषण जो है एक आवरण से घिरा होता है। वृषण जो है एक आवरण में स्थित होता है, और इस आवरण को जो है कहा जाता है क्या, तो वृषण कोश। वृषण कोश, वृषण एक आवरण से घिरा होता है जिसे कहा जाता है वृषण कोश, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम। अब जान लेते हैं वृषण होता कहाँ है, तो शरीर से बाहर होता है। शरीर के भीतरी अंग में नहीं होता है, शरीर से बाहर होता है। आखिर में शरीर से बाहर क्यों होता है, तो नरयुग्मक शुक्राणु का, नरयुग्मक शुक्राणु के निर्माण के लिए जो है शरीर का जितना तापमान है उतने तापमान की आवश्यकता नहीं होती है। बताया गया कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है, और मनुष्य में एक जोड़ी वृषण होता है, और शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का तापमान जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है शरीर का तापमान, और 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुक्राणु का निर्माण नहीं हो सकता है, बाधित हो सकता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए इससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। इसलिए जो है कम तापमान को बनाए रखने के लिए ये क्या होता है, शरीर से बाहर होता है। पूछता है कि वृषण को शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, या वृषण का तापमान कितना होता है, तो मनुष्य के तापमान से, मनुष्य के शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये हम वृषण बनाए, और वृषण में जो है क्या कहा गया कि एक जोड़ी वृषण मनुष्य में होता है। अब जो है वृषण के भीतरी एक वृषण को हम देखेंगे, दोनों को नहीं, एक वृषण के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तो एक वृषण का हम अध्ययन करेंगे, एक वृषण का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसे हम और बड़ा बना लेते हैं। ठीक, तो मनुष्य के प्रत्येक वृषण में जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं। एक वृषण में 250, एक जोड़ी वृषण होता है, और प्रत्येक वृषण में जो है 250 कंपार्टमेंट होते हैं, भाग होते हैं, कंपार्टमेंट। यहाँ पे हम कुछ कंपार्टमेंट बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 4 कंपार्टमेंट दिखाया है वृषण का। वृषण में हमने 4 कंपार्टमेंट दिखाया है, और इस कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है, तो वृषण पिंडक कहा जाता है। वृषण पिंडक, वृषण पिंडक कहा जाता है कंपार्टमेंट को, और इसको इंग्लिश में कहेंगे टेस्टिकुलर बुबल्स, ट्यूबुल्स, टेस्टिकुलर
टेस्टिकुलर ट्यूबल्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, टेस्टिकुलर ट्यूबल्स। इसकी संख्या कितनी होती है, एक में 250। इसकी संख्या होती है एक में कितनी, तो 250। उसके बाद से जो वृषण के अंदर जो है 1 से 3 नलिकाएं होती है। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक से जो 3 जो है क्या होती है, नालिकाएं होती हैं, और जिसको कहा जाता है शुक्रजनक नलिका। ये क्या है, तो शुक्रजनक नलिका है, और इसकी संख्या होती है 1 से 3, या तो 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा। तो जो ये कंपार्टमेंट होते हैं, वृषण पिंडक होते हैं, प्रत्येक वृषण पिंडक में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। शुक्रजनक नलिका, इसको कहा जाता है इंग्लिश में सेमिनिफ्रेमस ट्यूबुल्स। आज मिस्टेक हो रहा है बहुत, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये जो है क्या, शुक्र जनन नलिका है। इसके अंदर देखा जाए, देखिए यहाँ पे हम जो है बनाते हैं 2, क्योंकि इसकी संख्या एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 होती है, जिसको कहा जाता है शुक्र जनक नलिका, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और ये जो है इनके बीच बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं बाहर, इसके अंदर जो है बीच बीच में कुछ कोशिकाएं होती हैं, और इसको कहा जाता है अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। अंतराली कोशिका, या इसी को कहेंगे लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका। और इसको इंग्लिश में कहा जाएगा क्या, इंटरस्पीशियल सेल, इंटरस्पीशियल सेल। फिर हम आगे देखते हैं, जो अंतराली कोशिका होती हैं या लीडिंग कोशिका होती हैं, उसमें नर हार्मोन का स्रावण होता है। इसमें क्या होता है, तो मनुष्य के नर हार्मोन का स्रावण होता है। और मनुष्य के नर हार्मोन्स का क्या नाम होता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जानते भी होंगे आप लोग। तो जो मनुष्य का नर हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, एंड्रोजन ये क्या है, तो मनुष्य का नर हार्मोन्स है, और जिसका स्रावण कहाँ पे होता है, अंतराली कोशिका यानी कि लीडिंग कोशिका में। तो मनुष्य में जो हार्मोन पाया जाता है वो क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन है, और एक और होता है जो क्या, एंड्रोजन। 2 प्रकार का हार्मोन मनुष्य में पाया जाता है। अब जो है आगे इसको बढ़ते हैं, तो जो ये शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक जो नलिका है, इस तरह से ये नली के रूप में है। यदि हम इसको काटते हैं, ये एक नली है यहाँ पे देखते हैं, और यदि हम इसको बीच से काटेंगे तो क्या होगा, बीच से काटेंगे तो इस तरह का गोला के रूप में आएगा, यहाँ पे गोले के रूप में आएगा। तो इसके अंदर 2 तरह की कोशिका होती है, एक को हम इस तरह से गोले के रूप में बना रहे हैं, और दूसरे को जो है क्रॉस के रूप में दिखा रहे हैं। तो जो ये शुक्रजनक नलिका है, इसको काटा जाए तो गोलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं, और जिसमें 2 तरह की कोशिका पाई जाती हैं। जो एक कोशिका है उसको कहा जाता है शुक्रजन कोशिका, इसको कहेंगे क्या, शुक्रजन कोशिका। शुक्रजन कोशिका। और जो दूसरी कोशिका है इसको कहा जाएगा क्या, तो सर्टोली कोशिका, सर्टोली
कोशिका। दो तरह की इसमें कोशिका होती हैं, दो तरह की कोशिका होती है। यदि हम क्या करें, शुक्र जनक नलिका की काटें तो एक को कहा जाता है शुक्र जनक कोशिका, इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा है सर्टोली कोशिका, और इसको इंग्लिश में कहेंगे क्या, सर्टोली सेल्स। तो जो शुक्रजनक जन कोशिका है, शुक्रजन कोशिका है, इसी में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। शुक्रजन जो कोशिका है इसी में क्या होता है, तो नर युग्मक का निर्माण होता है। अब जो है यहाँ पे हम जान लिए कि कहाँ पे जो है नर युग्मक का निर्माण होता है, कहाँ पे, तो शुक्रजन कोशिका में। अब हम जानते हैं किसके बारे में, तो इसके प्राथमिक लैंगिक अंग तो हो गया, दूसरा होगा क्या, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में, जिसमें जानेंगे क्या, सहायक नलिका के बारे में। फिर से हम इसको जो है मिटा रहे हैं, यहाँ पे मिटाना तो पड़ेगा ही। चलिए हाँ, फिर से यहाँ पे देखते हैं। आइए हम ये जानेंगे कि सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया था क्या, रीड टेस्टिस क्या है, तो सहायक नलिका के रूप में है। उसके बाद से शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिका है, अधिवृषण है। ये जो है इसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ पे होते हैं। तो ये जो शुक्र क्या है, तो इसको अभी हमने बताया क्या, शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। आगे चल करके शुक्रजनक नलिका जो है आगे चल करके जो है एक भाग बनाती है जिसको कहा जाता है रीड टेस्टिस। आगे चल करके ये जो है बनती है क्या, रीड टेस्टिस। उसके बाद से फिर ये आगे बढ़ती है, शुक्रजनक नलिका जो है आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती हैं तब इसको जो है कहा जाता है क्या, तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, यानी कि इसी को कहेंगे क्या, वास इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया। इसको भी मिटा देते हैं, वास इफ्रेंसिया। फिर आगे चल करके ये जो वास इफ्रेंसिया है एक थैलीनुमा रचना में जुड़ती है, थैलीनुमा रचना से क्या होती है, तो जुड़ती है, और इस भाग को बोला जाता है वृषण। इसको जो है क्या कहेंगे, अधिवृषण कहेंगे, अधिवृषण। और अधिवृषण को जो है आगे देखते हैं, अधिवृषण को इंग्लिश में कहा जाता है इपीडीडिमानस। आगे देखते हैं कि ये जो है यहाँ से जो है एक नली निकलती है, एक नली निकलती है, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, जो आगे चल करके मूत्राशय में मिल जाती है, जो आगे चल करके क्या, मूत्राशय में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो है पूरा भाग हमने बताया किसका, तो वृषण का, और उससे संबंधित सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में। तो ये क्या है, सहायक नलिका थी क्या, रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण यानी कि शुक्रवाहिनी। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, तो जो ये शुक्रजनक नलिका है जो कंपार्टमेंट में होती है या वृषणीय पिंडक में होती हैं, आगे निकलती हैं और निकल करके रीड टेस्टिस में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर ये आगे बढ़ती हैं तो उसको कहा जाता है शुक्रवाहिका। आगे जो एक थैली में बंद हो जाती हैं और इस थैली वाले भाग को कहा जाता है अधिवृषण। अब जो है
अधिवृषण से एक नली निकलती है जिसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी, और जो आगे चल करके मूत्राशय से जुड़ जाती हैं। यही जो है किसमें मिल जाती हैं, तो मूत्राशय में मिल जाती हैं। और यहीं से क्या है, तो यहाँ पे हम जान गए सहायक नलिका के बारे में। अब एक भाग जो है बचा है क्या, तो क्या कहते हैं, सहायक ग्रंथि यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स। तो हेडिंग लगाएंगे सहायक ग्रंथियाँ, सहायक ग्रंथियाँ यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें पहला क्या है, शुक्राशय है यानी कि सेमिनल वेसिकल है। शुक्राशय, क्या, शुक्राशय, इसको कहेंगे क्या, सेमिनल वेसिकल। ये शुक्राशय है क्या, तो एक जोड़ी जो है शुक्राशय होती हैं, एक जोड़ी शुक्राशय पाई जाती हैं। एक जोड़ी वृषण है तो एक जोड़ी शुक्राशय भी होगा, और एक जोड़ी शुक्राशय में इसमें से एक तरल स्रावित होता है, और इस तरल में क्या क्या होते हैं, तो फ्रक्टोज, प्रोटीन, और उसके साथ ही साथ होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये मुख्य रूप से पदार्थ होते हैं किसमें, शुक्राशय में जो तरल स्रावित होता है उसमें, और शुक्राशय में जो तरल होता है वह वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। अब जान लेते हैं इसकी अगली ग्रंथि के बारे में, जो क्या है, प्रोस्टेट। दूसरी ग्रंथि है प्रोस्टेट। ये क्या है, तो ये दूधिया और क्षारीय पदार्थ है। दूधिया कलर की होती हैं और क्षारीय पदार्थ होती हैं। क्षारीय पदार्थ कौन, तो प्रोस्टेट, ये दूधिया व क्षारीय होती है। अब जो है इसका कार्य क्या होता है, तो मूत्र मार्ग के अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। मूत्र मार्ग के अम्लीयता को मूत्र मार्ग के अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। निष्प्रभावी कर देता है, क्या मतलब इसका, तो जो मूत्र मार्ग में अम्ल होते हैं उसको जो है निष्प्रभावित कर देता है। यदि ये कार्य नहीं करेगा तो जो नरीगुमक यानी कि शुक्राणु बाहर निकलेंगे, वे अम्ल जो है उसको नष्ट कर सकता है। इसलिए क्या करता है प्रोस्टेट, एक दूधिया क्षारीय पदार्थ है जो अम्लीयता को नष्ट करता है। उसके बाद से अगला आता है वाल्वोयूरेथ्रल। तीसरे नंबर पे है वाल्वोयूरेथ्रल। ये क्या है, इसका क्या काम है, तो यह एक तरल का स्राव करती है। वह तरल जो है चिकनाहट को बनाए रखता है। यह जो है एक तरल का स्राव करती है जो चिकनाहट को बनाए रखता है। चिकनाहट को बनाए रखना, ये जो है किसका कार्य होता है, तो वाल्वोयूरेथ्रल का। तो इस पार्ट में जो है मैंने मानव जनन अंग के नर भाग के नर जनन अंगों के बारे में विस्तार से वर्णन किया। उम्मीद है हमें कि आपको ये समझ में आया है, और यदि समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले इसके पार्ट के साथ, जिसमें जानेंगे क्या मादा जनन अंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।